Yes, we were discussing about tautomerism, and initially we discussed about the compounds which can show tautomerism. The conditions required for a compound to show tautomerism, ये पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है. और अब मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ tautomerism. और ध्यान देना, इसमें हम 3 टाइप्स मेनली डिस्कस करेंगे. और इसमें फर्स्ट टाइप इज कीटो इनॉल tautomerism. आप ध्यान देना, वन ऑफ द टाइप इज कीटो इनॉल tautomerism. और देखो, कीटोनॉल टॉटोमेरिज्म की अगर बात की जाए तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन कार्बोनाइल कंपाउंड्स. कार्बोनाइल कंपाउंड में जो हमें टॉटोमेरिज्म मिलता है दैट इज कॉल्ड कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म. कार्बोनाइल कंपाउंड समझ रहे हैं ना? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर collectively known as carbonyl compounds, and the tautomerism observed in carbonyl compounds is called keto-enol tautomerism. कैसे? आप देखो, जैसे एग्जांपल लेते हैं इसमें एसीटोन का. अब एसीटोन में अगर हम बात करें तो देखो, एसीटोन टॉटोमेरिज्म की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है. दिस हाइड्रोजन और दिस हाइड्रोजन, आइदर ऑफ द हाइड्रोजन आप कोई भी ले सकते हैं, सेम है, विल पार्टिसिपेट इन टॉटोमेरिज्म. और ध्यान देना, इसका अगर आप टॉटोमर बनाते हैं तो टॉटोमर बनाने का तरीका क्या होगा? देखो, मैंने आपको इसका एक तो कंसेप्ट बताया, मैकेनिस्टिक अप्रोच मैंने आपको बताई. उसमें क्या करना होता है, आप हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में रिमूव करें, नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस के थ्रू एक न्यू एटम पर ट्रांसफर करें, और जहां पर आपने नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस के थ्रू ट्रांसफर किया है वहां पर H+ ऐड कर दें, तो जो न्यू कंपाउंड आपको मिलेगा वही इस प्रीवियस कंपाउंड का टॉटोमर होगा. या फिर एक तरीका मैंने आपको इसका शॉर्टकट भी बताया, सिग्मा को पाई में और पाई को सिग्मा में कन्वर्ट कर दें. चलो ऐसा करते हैं, शॉर्टकट अप्लाई करके मैं आपको बताता हूं. देखो, दिस हाइड्रोजन विल पार्टिसिपेट इन टॉटोमेरिज्म. और जैसे कि हमने डिस्कस किया कि एसिडिक हाइड्रोजन अपनी पोजीशन को चेंज करता है, तो जब ये एसिडिक हाइड्रोजन अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, इसका मतलब डेफिनेटली सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा. और सिग्मा बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो सिग्मा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्रेक होकर पाई में. तो इस सिग्मा बॉन्ड को तो हम पाई में कन्वर्ट कर दें. ध्यान देना, इस सिग्मा बॉन्ड को तो हम पाई में कन्वर्ट कर दें, और ये हाइड्रोजन अपनी पोजीशन चेंज करके कहां जाएगा? ऑक्सीजन के पास. क्योंकि जरा आप सोचिए, कॉन्जुगेट बेस में जब रेजोनेंस होगा तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर ही तो आएगा ना, ट्रांसफर होकर के. तो ये H+ ऑक्सीजन के पास जाएगा, और अगर ये ऑक्सीजन के पास जाएगा तो ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा. और सिग्मा बॉन्ड कहां से बनेगा? पाई से. तो जो ऑक्सीजन के पास पाई बॉन्ड अवेलेबल है, उस पाई बॉन्ड को आप कन्वर्ट कर दो सिग्मा बॉन्ड में बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. तो इस सिग्मा को पाई और पाई को सिग्मा बना दो, और इस तरह से अब आप देखो, अब जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा इस चेंज के साथ में, इस सिग्मा को हमने पाई बनाया तो यहां तो आ जाएगा डबल बॉन्ड, और इस पाई को हमने सिग्मा बनाया, यहां पर आ जाएगा सिंगल बॉन्ड and CH3. So these compounds are tautomers of each other. That is an example of tautomerism in carbonyl compounds, because ketone is called carbonyl compound. अब आप ध्यान देना, इसे हम बोलते हैं कीटोनॉल टॉटोमेरिज्म. किस बेसिस पर? ध्यान देना, out of these two, the compound having carbonyl group, that is CO group, the compound having carbonyl group is called ketoform. इसमें से जिस कंपाउंड में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसे तो हम बोलते हैं कीटोफॉर्म, that is called keto, and second one is called enol. और देखो, enol हम किस बेसिस पर कह रहे हैं? ध्यान देना, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, that is ene, और इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है. आईपैक सिस्टम में OH ग्रुप के लिए सफिक्स यूज होता है ऑल, तो यहां पर जाएगा ene plus all, that is enol. So this is about keto-enol tautomerism that is observed in carbonyl compounds. आया समझ में? चलिए सेकंड टाइप की बात करते हैं. अब इसमें सेकंड टाइप हमारे पास है nitroacide tautomerism. The second one is nitroacide tautomerism that is observed in nitro compounds. Nitroacide tautomerism is observed in nitro compounds. जैसे आप देखो, आपके पास अगर ये कंपाउंड है, देखो इस कंपाउंड में अगर हम टॉटोमेरिज्म की बात करें तो यस, दिस कंपाउंड विल शो टॉटोमेरिज्म. आप ध्यान देना, एक तो बात कर सकते हैं इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है. और दूसरा आप ध्यान देना,
इस कंपाउंड में अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन इज प्रेजेंट दैट कैन पार्टिसिपेट इन टॉटोमेरिज्म। अच्छा बता सकते हैं विच हाइड्रोजन विल पार्टिसिपेट इन टॉटोमेरिज्म, अल्फा और बीटा? आंसर है अल्फा। देखो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो कार्बन यहां पर जाएगा अल्फा, सो दिस कार्बन इज अल्फा टू विच functional group is directly bonded and the carbon next to alpha is called beta carbon. तो ये यहाँ पर बीटा कार्बन है। Now the hydrogen present on alpha carbon is called alpha hydrogen and the hydrogen present on beta carbon is called beta hydrogen. और यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो अल्फा हाइड्रोजन जो टॉटोमेरिज्म के लिए एसिडिक हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करता है। कैसे आप देखो, इस हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग अगर बात की जाए तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो उस कॉन्जुगेट बेस में आपको एन डबल बॉन्ड ओ के साथ में रेजोनेंस मिल जाएगा। ये तो रिक्वायरमेंट होती है ना। और नेगेटिव चार्ज जहां पर ट्रांसफर होगा वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपको मिल जाएगा ऑक्सीजन। तो इस कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। अल्फा हाइड्रोजन विल पार्टिसिपेट इन टॉटोमेरिज्म। अल्फा हाइड्रोजन ऑफ द कंपाउंड विल पार्टिसिपेट इन टॉटोमेरिज्म। और इसका टॉटोमर फॉर्म बना है, शॉर्टकट वही रहेगा। देखो शॉर्टकट मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूं और इसमें हमें क्या करना है, सिग्मा को पाए और पाई को सिग्मा में कन्वर्ट कर देना है। और इसके अकॉर्डिंग इस कंपाउंड का जो टॉटोमर आपको मिल जाएगा वो टॉटोमर आपको ये मिल जाएगा। ये इस कंपाउंड का टॉटोमर हो जाएगा। आया समझ में? और ध्यान देना, आउट ऑफ दीज टू कंपाउंड्स द कंपाउंड हैविंग नाइट्रो ग्रुप, द कंपाउंड हैविंग नाइट्रो ग्रुप इज कॉल्ड नाइट्रोफॉर्म। जिस कंपाउंड में नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है उसे तो बोलते हैं नाइट्रोफॉर्म। इट इज कॉल्ड नाइट्रोफॉर्म and the second one is called acyform. इसे बोला जाता है acyform। अब आप देखो ये जो असाय टर्म हम यूज कर रहे हैं ना, ये असाय टर्म हमने किस बेसिस पर यूज किया वो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं। देखो असाय इज एक्चुअली रिलेटेड टू द वर्ड एसिडिक। ये जो असाय हमने टर्म यहाँ पे यूज की है ये एक्चुअली एसिडिक वर्ड से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन है कि हम इसको एसिडिक वर्ड से क्यों रिलेट कर रहे हैं, तो मेरे स्टेटमेंट पर आप ध्यान देना। Tautomerism in nitro compounds. Tautomerism in nitro compounds explains acidic character of nitro compound. Nitro compound में tautomerism का होना nitro compound के acidic character को शो करता है, explain करता है। कैसे आप देखो, मैंने आपसे कहा था कि tautomerism में जो आइसोमर्स होते हैं वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। मतलब इसका ये कि अगर आप, जैसे ये नाइट्रो कंपाउंड है, नाइट्रो ईथेन हमारे पास है, अगर आप इस नाइट्रो ईथेन के 1000 मॉलिक्यूल्स को एट अ टाइम स्टडी करें, समझना मेरी बात को, अगर आप इस नाइट्रो कंपाउंड के 1000 मॉलिक्यूल्स को एट अ टाइम स्टडी करें तो ऐसा नहीं है कि उन 1000 मॉलिक्यूल्स में आपको सभी मॉलिक्यूल इस फॉर्म में मिलेंगे। नो, आपको दोनों फॉर्म्स का मिक्सचर एट अ टाइम मिलेगा। दैट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इवन आप देखो एसीटोन की बात करें, अगर आप एसीटोन के 1000 मॉलिक्यूल्स को एट अ टाइम स्टडी करें तो ऐसा नहीं है कि सभी 1000 मॉलिक्यूल में कीटो फॉर्म प्रेजेंट होगा। नो, कीटो और इनॉल दोनों का मिक्सचर होगा। इनफैक्ट जो भी कंपाउंड टॉटोमेरिज्म में शो करता है, जो भी कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करता है वो अपने टॉटोमर के साथ में हमेशा आपको मिक्सचर में मिलेगा। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? आपको दोनों का ही मिक्सचर मिलेगा टॉटोमर्स का। ऐसा नहीं कि 100% एक्सक्लूसिव के कोई बार एक ही कंपाउंड मिले। नो, दे आर इंटरकन्वर्टिबल एट रूम टेम्परेचर। तो आपको दोनों का ही मिक्सचर मिलता है। अब एक बात सोचिए, मान लो मैंने आपसे कहा कि हमने नाइट्रो ईथेन के 1000 मॉलिक्यूल्स को स्टडी किया और हमें उन 1000 मॉलिक्यूल्स में 100% मॉलिक्यूल नाइट्रो फॉर्म के नहीं मिले, हमें इन नाइट्रो मॉलिक्यूल्स के साथ में इन कंपाउंड्स का मिक्सचर भी मिला। वो तो मिलेगा ही क्योंकि कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म है। अब आप समझना, देखो नाइट्रो कंपाउंड के साथ में इस कंपाउंड के साथ में इस कंपाउंड का मिलना, क्या मैं कह सकता हूं नाइट्रो कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म को कंफर्म करता है। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? एग्जिस्टेंस ऑफ दिस फॉर्म, existence of this molecule along with this molecule in a mixture explains tautomerism in this compound. क्या मैं कह सकता हूं इस कंपाउंड का इसके साथ में मिक्सचर में मिलना इस कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म को एक्सप्लेन करता है। और नाइट्रो कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म का मिलना, नाइट्रो कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म का होना उसमें एसिडिक हाइड्रोजन की प्रेजेंस को एक्सप्लेन करता है। और नाइट्रो कंपाउंड में अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं यस, नाइट्रो कंपाउंड शोज एसिडिक कैरेक्टर। तो आप सोचिए नाइट्रो कंपाउंड के एसिडिक कैरेक्टर को हमने अल्टीमेटली किससे प्रूव किया? इस कंपाउंड से तो प्रूव किया। इसका मिलना ही तो नाइट्रो कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म को बता रहा है।
और नाइट्रो कंपाउंड में टॉटोमरिज्म का होना उसमें एसिडिक हाइड्रोजन को बता रहा है, उसमें एसिडिक हाइड्रोजन का होना उसके एसिडिक कैरेक्टर को बता रहा है। तो क्योंकि ये कंपाउंड नाइट्रो कंपाउंड के एसिडिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करता है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं असाय फॉर्म, दैट इज रिलेटेड टू द वर्ड एसिडिक। आया समझ में? थर्ड टाइप की अगर हम बात करें तो यहां पर थर्ड टाइप हमारे पास है अमाइड इमिडोल टॉटोमेरिज्म। अमाइड इमिडोल टॉटोमेरिज्म। अब देखो अमाइड इमिडोल टॉटोमेरिज्म की अगर बात की जाए, ध्यान देना, अमाइड इमिडोल टॉटोमेरिज्म की अगर बात की जाए तो ये टॉटोमेरिज्म हमें मिलती है अमाइड कंपाउंड्स में। जैसे एग्जांपल आप देखो, इट इज ऑब्जर्व्ड इन अमाइड्स। जैसे ये कंपाउंड हमारे पास है एसिटामाइड। अब आप ध्यान देना, देखो इस कंपाउंड में अगर मैं टॉटोमेरिज्म की बात करूं तो यस, टॉटोमेरिज्म इज पॉसिबल इन दिस कंपाउंड सिंस मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड एंड एसिडिक हाइड्रोजन इज आल्सो अवेलेबल इन द कंपाउंड व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर टॉटोमेरिज्म। आज आप बता सकते हैं यहां पर कौन सा हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करेगा? व्हिच हाइड्रोजन ऑफ दिस कंपाउंड विल पार्टिसिपेट इन टॉटोमेरिज्म? CH3 हाइड्रोजन और NH2 हाइड्रोजन? व्हिच हाइड्रोजन ऑफ दिस कंपाउंड कैन पार्टिसिपेट इन टॉटोमेरिज्म? कौन सा हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर सकता है? CH3 हाइड्रोजन या NH2 हाइड्रोजन? आंसर है बोथ, क्योंकि दोनों ही हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म के लिए जो एसिडिक हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करते हैं। तो CH3 हाइड्रोजन भी टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर सकता है और NH2 हाइड्रोजन भी। अच्छा, अब आपसे पूछा जाए व्हिच हाइड्रोजन विल प्रेफरेबली पार्टिसिपेट इन टॉटोमेरिज्म? आंसर है NH2 हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन यहां पर प्रेफरेबली टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करेगा। और ऐसा क्यों समझ में आ रहा है? बिकॉज दिस हाइड्रोजन इज इवन मोर एसिडिक देन दिस हाइड्रोजन। CH3 हाइड्रोजन से भी ज्यादा एसिडिक कौन सा हाइड्रोजन है यहाँ पर? NH2 हाइड्रोजन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड है ना, तो जो हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है वो प्रेफरेबली पार्टिसिपेट करेगा टॉटोमेरिज्म में। अब जरा देखो, इसका अगर हम टॉटोमर बनाएं, अगर इसका टॉटोमर बनाया जाए तो ध्यान देना शॉर्टकट वही रहेगा, सिग्मा को तो पाई में कन्वर्ट कर दो और इस पाई को सिग्मा में कन्वर्ट कर दो और इसके करस्पॉन्डिंग आपको जो टॉटोमर मिलेगा वो ये मिल जाएगा। और अब आप ध्यान देना, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड अमाइड फॉर्म, इट इज कॉल्ड अमाइड फॉर्म एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड इमिडोल। इस वाली फॉर्म को कहा जाता है इमिडोल फॉर्म। सो दिस इज अबाउट टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म। कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म दैट इज ऑब्जर्व्ड इन कार्बोनाइल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड कीटोन्स, नाइट्रो असाई टॉटोमेरिज्म दैट इज ऑब्जर्व्ड इन नाइट्रो कंपाउंड्स एंड अमाइड इमिडोल टॉटोमेरिज्म दैट इज ऑब्जर्व्ड इन अमाइड कंपाउंड्स। तो ये हमने यहाँ पर टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म को वाला पार्ट कंप्लीट किया। अब इसके बाद में टॉटोमेरिज्म में हमें सेकंड क्वेश्चन पर काम करना है। मैंने आपसे क्या कहा था, देखो टॉटोमेरिज्म में मेनली दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है विच कंपाउंड कैन शो टॉटोमेरिज्म, जो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अब सेकंड क्वेश्चन इस पे क्या आता है, ध्यान देना, सेकंड क्वेश्चन आता है कंपैरिजन ऑफ कीटो इनॉल कंटेंट्स। देखो कीटो इनॉल क्या होते हैं ये शायद आपको समझ में आ चुका है इस एग्जांपल के बाद में। अब आप ध्यान देना, देखो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि किसी भी कंपाउंड में अगर टॉटोमेरिज्म है तो वो कंपाउंड हमेशा अपने टॉटोमर के साथ में डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आपको मिलता है। मतलब जैसे अगर हम बात करें एसीटोन की, तो एसीटोन के जब आप 1000 मॉलिक्यूल्स को एट अ टाइम स्टडी करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको 1000 मॉलिक्यूल सारे एसीटोन के मिलेंगे। मैंने आपको अभी भी कहा कि आपको कुछ मॉलिक्यूल एसीटोन के मिलेंगे, लेकिन उन 1000 मॉलिक्यूल्स में से कुछ मॉलिक्यूल आपको इस इनॉल फॉर्म के भी मिलेंगे। मतलब आपको कीटो इनॉल दोनों का मिक्सचर मिलेगा। अब कीटो और इनॉल दोनों का मिक्सचर मिलेगा तो क्वेश्चन है फिर उस मिक्सचर में कीटो परसेंटेज एंड इनॉल परसेंटेज, या कहा जाए कीटो कंटेंट एंड इनॉल कंटेंट क्या होंगे, इसका अगर कंपैरिजन किया जाए फॉर कंपाउंड्स तो वो कैसे कंपैरिजन करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन ऑफ परसेंटेज इनॉल कंटेंट्स ऑफ कंपाउंड्स, कि अगर हमें 2 या 3 कंपाउंड्स गिवन है और उनमें उनके अगर हमें इनॉल कंटेंट्स को कंपेयर करना है, सपोज 3 कंपाउंड्स आर गिवन XYZ एंड वी हैव टू कंपेयर देयर इनॉल कंटेंट्स, हाउ इज इट पॉसिबल। हम कैसे कंपाउंड्स के इनॉल कंटेंट्स को कंपेयर करेंगे, ये सेकंड क्वेश्चन है
जो टॉटोमेरिज्म में पूछा जाता है। तो दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं मेनली इसमें, विच कंपाउंड कैन शो टॉटोमेरिज्म एंड कंपाउंड्स विल बी गिवन टू यू एंड यू हैव टू कंपेयर देयर इनॉल कंटेंट्स। तो बात करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कंपैरिजन ऑफ परसेंटेज इनॉल कंटेंट्स ऑफ कंपाउंड्स। यस, आप ध्यान देना। देखो बात करते हैं इसमें कंपैरिजन ऑफ परसेंटेज इनॉल कंटेंट्स ऑफ कंपाउंड्स। अब मैं इसमें कुछ जनरल पॉइंट्स बोल रहा हूँ, पहले उन पॉइंट्स को आप सुनेंगे अच्छे से, फिर बात करेंगे हाउ टू कंपेयर इनॉल कंटेंट्स ऑफ कंपाउंड्स। आप ध्यान देना। देखो अगर एक जनरल बात की जाए तो एक जनरल कंडीशन में आप कह सकते हैं कि एक कंपाउंड के कीटो और इनॉल फॉर्म्स में से, एक कंपाउंड के कीटो और इनॉल फॉर्म में से जनरली कीटो फॉर्म डोमिनेट्स ओवर इट्स इनॉल फॉर्म। जैसे अगर एक कंपाउंड के आप कीटो इनॉल मिक्सचर को स्टडी कर रहे हैं और अगर आप ये चेक करें कि इन द मिक्सचर व्हाट इज द परसेंटेज कंटेंट ऑफ कीटो एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट, तो इन जनरल यू विल फाइंड दैट कीटो फॉर्म वुड बी डोमिनेटिंग ओवर इनॉल फॉर्म। कीटो फॉर्म जो होता है वो ऑलमोस्ट इनॉल फॉर्म को डोमिनेट करता है। मतलब उस मिक्सचर में आपको, जैसे एसीटोन का मैंने आपको बताया, तो एसीटोन के अगर आप मॉलिक्यूल्स को, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अगर आप एट ए टाइम स्टडी करेंगे तो जनरल केस कीटोनॉल टॉटोमेरिज्म का ये होता है कि 99% या उससे भी ज्यादा, ध्यान दीजिएगा, 99% या उससे भी ज्यादा आपको कीटो फॉर्म मिलता है और 1% या उससे भी कम आपको इनॉल फॉर्म मिलता है। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? 90%, 99% या उससे भी ज्यादा आपको कीटो फॉर्म मिलता है और 1% या उससे भी कम आपको इनॉल फॉर्म मिलता है। तो अगर एक जनरल बात की जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर एक जनरल बात की जाए, नो स्पेसिफिक केस, नो स्पेशल केस, इन जनरल वी कैन से दैट कीटो फॉर्म ऑलमोस्ट डोमिनेट्स ओवर इनॉल फॉर्म। वी विल फाइंड 99% और मोर कीटो फॉर्म एंड 1% और इवन लेस इनॉल फॉर्म। अब एक पॉइंट तो हमें ये डिस्कस करना रहेगा कि व्हाई कीटो फॉर्म ऑलमोस्ट डोमिनेट्स ओवर इनॉल फॉर्म। एक तो हम ये डिस्कस करेंगे कि कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म को डोमिनेट क्यों करता है, इसका रीजन डिस्कस करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि ऐसे कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जो इनॉल कंटेंट को इंक्रीज करने का काम करते हो, क्योंकि अदरवाइज हम तो ये कह रहे हैं कि इन जनरल इनॉल फॉर्म जो होता है वो 1% या उससे भी कम होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि इन जनरल इनॉल फॉर्म जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। तो इन जनरल इनॉल फॉर्म इज नेग्लिजिबल बट देयर आर सम फैक्टर्स विच विल इंक्रीज इनॉल कंटेंट्स। ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इनॉल कंटेंट्स को इंक्रीज करते हैं। बस आपको गिवन कंपाउंड्स में देखना होगा कि अगर एक जनरल केस है तो आप मान सकते हैं कि उस कंपाउंड में इनॉल फॉर्म नेग्लिजिबल होगा, लेकिन अगर उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इनॉल कंटेंट्स को सपोर्ट करने वाले हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो उन फैक्टर्स को स्टडी करने के बाद में फिर आपको देखना है कि अगर कंपाउंड में उनमें से कोई फैक्टर है तो उसमें इनॉल कंटेंट जो होगा वो एक नेग्लिजिबल इनॉल कंटेंट से ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से आप कंपाउंड्स में इनॉल कंटेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो पहले में लेकिन मैं आपको ये बताता हूं कि व्हाई कीटो फॉर्म ऑलमोस्ट डोमिनेट्स ओवर इनॉल फॉर्म, ये डिस्कस करते हैं। आप ध्यान देना। देखो दो रीजंस हैं जहां पर हम बात करते हैं कि कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म को डोमिनेट करता है। इसमें एक रीजन तो हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक सपोर्ट और दूसरा हम बात करते हैं मैकेनिस्टिक सपोर्ट। पहले मैं आपको थर्मोडायनेमिक सपोर्ट बताता हूं, सुनिएगा इस बात को। देखो एक कीटो फॉर्म जब इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ध्यान देना, एक कीटो फॉर्म जब इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो यहां पर बॉन्ड्स में क्या चेंजेस होते हैं, तो आप कह सकते हैं देखो when keto form is converted into enol form there will be breakage of carbon hydrogen sigma bond। एक तो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड इसमें चला जाएगा, there will be breakage of carbon carbon sigma bond and there will be breakage of carbon oxygen double bond।
हम ये कह सकते हैं, देखो हम ये मान सकते हैं कि जब एक कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर 3 तरह के बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा जो अब यहाँ पर नहीं है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा क्योंकि अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड है। और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा क्योंकि अब यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड है। तो आप कह सकते हैं व्हेन कीटो फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू इनॉल फॉर्म देयर विल बी ब्रेकेज ऑफ 3 बॉन्ड्स, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड एंड कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 3 बॉन्ड्स। अगर यहाँ पर 3 बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं तो 3 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन भी हो रहा है। कौन से 3 बॉन्ड्स का? तो जरा इनॉल में आप देखिए, इन इनॉल नाउ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो आप कह सकते हैं कीटो से जब इनॉल बनता है तो ये 3 बॉन्ड्स तो ब्रेक होते हैं और इन 3 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। आ रही बात समझ में? अब बिल्कुल मैं आपको प्रैक्टिकल वैल्यूज के साथ में ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एकदम एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं। आप ध्यान देना, इन 3 बॉन्ड्स के ब्रेक होने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपको बता रहा हूं मैं, इन 3 बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है अप्रॉक्स 1870 किलोजूल पर मोल। ध्यान देना, इन 3 बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है अप्रॉक्स 1870 किलोजूल पर मोल। और ये 3 बॉन्ड्स अगर यहां पर फॉर्म हुए हैं तो इन बॉन्ड्स के फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होगी, ये बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, तो इन बॉन्ड्स के फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज अप्रॉक्स 1820 किलोजूल पर मोल। आप ध्यान देना, इन बॉन्ड्स के ब्रेक होने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज अप्रॉक्स 1870 किलोजूल पर मोल एंड द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ दीस 3 बॉन्ड्स इज अप्रॉक्सीमेटली 1820 किलोजूल पर मोल। इसका मतलब शायद ये जो एक्सपेरिमेंटल डेटा हमारे पास है, जो वैल्यूज हमारे पास हैं, शायद इसी से आपको क्लियर होना चाहिए। दैट मीन्स कीटो फॉर्म इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। कि जो कीटो फॉर्म है वो थर्मोडायनेमिकली इनॉल फॉर्म से ज्यादा स्टेबल है। और कोई अगर हमें ये कहे कि कितना ज्यादा स्टेबल है तो आप कह सकते हैं 50 किलोजूल पर मोल मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? सो दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट थर्मोडायनेमिक सपोर्ट गोज टू कीटो फॉर्म। जो थर्मोडायनेमिक सपोर्ट है वो किसके पास है? कीटो फॉर्म के पास है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई कीटो फॉर्म इन जनरल डोमिनेट्स ओवर इनॉल फॉर्म। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? एक तो ये रीजन है कि कीटो फॉर्म जो होता है वो इनॉल फॉर्म को डोमिनेट करता है। दूसरा रीजन, एक ये रीजन तो हुआ थर्मोडायनेमिक रीजन, दूसरा रीजन है यहाँ पर मैकेनिस्टिक रीजन। मैं मैकेनिस्टिक सपोर्ट आपको बताता हूँ, वो भी कीटो फॉर्म के पास है। कैसे? आप देखो, जरा इस कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म की बात करते हैं। देखो ये तो हमारे पास है कीटो फॉर्म, ये तो हमारे पास है कीटो फॉर्म। हमने डिस्कस किया कि यहां से H+ रिलीज होगा, एसिडिक हाइड्रोजन अपनी पोजीशन चेंज करता है तो यहां से ये H+ रिलीज हुआ, इसके करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस ये बन जाएगा। और अब इस कॉन्जुगेट बेस में रेजोनेंस, तो यहां पर रेजोनेंस में जो नेगेटिव चार्ज होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑक्सीजन के साथ, राइट। और अब इस कॉन्जुगेट बेस में जब H+ ऐड होगा, जब ये कॉन्जुगेट बेस एज ए बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो H+ का एडिशन इस C नेगेटिव पर पॉसिबल है और H+ का एडिशन इस O नेगेटिव पर पॉसिबल है। देखो अगर H+ का एडिशन C नेगेटिव पर हुआ तो वापस कीटो फॉर्म बनेगा, लेकिन अगर H+ का एडिशन O नेगेटिव पर हुआ, अगर H+ का एडिशन O नेगेटिव पर हुआ तो अब जो न्यू मॉलिक्यूल हमें मिलेगा वही न्यू मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? इनॉल हो जाएगा। दिस इज इनॉल फॉर्म। अब जैसा कि हमने कहा कि यहां पर H+ के एडिशन के लिए 2 साइट्स अवेलेबल हैं, C नेगेटिव एंड O नेगेटिव। क्या आप मुझे बता सकते हैं एडिशन ऑफ H+ on which site will be preferred? Addition of H+ on which site will be preferred? C नेगेटिव और O नेगेटिव, कहां पर H+ का एडिशन प्रेफर्ड होगा? एडिशन तो दोनों जगह हो सकता है, लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि कहां पर H+ का एडिशन प्रेफर्ड होगा, C नेगेटिव पर या O नेगेटिव पर? आंसर है C नेगेटिव, क्योंकि अगर हम बात करें C नेगेटिव और O नेगेटिव में तो क्या मैं कह सकता हूं C कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, और कार्बन की अगर En कम है तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं C नेगेटिव इज बेटर बेस देन O नेगेटिव
because C negative will easily donate its lone pair to accept proton, while O negative being more electronegative, its tendency to donate lone pair will be less as compared to carbon. क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? और H प्लस तो देखो वहीं जाना पसंद करेगा जहां पर इसे आसानी से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे. ये तो उसी एटम को अप्रोच करेगा जो इसे इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एंड दैट इज C नेगेटिव नॉट O नेगेटिव. तो फिर तो जो H प्लस का एडिशन है वो कहां प्रेफर होगा? C नेगेटिव पर. और आप सोचिए अगर C नेगेटिव पर H प्लस का एडिशन प्रेफर्ड होगा मतलब कीटो फॉर्म का फॉर्मेशन प्रेफर्ड है, इनॉल फॉर्म का फॉर्मेशन प्रेफर्ड नहीं है. मतलब ये जो इक्विलिब्रियम है ये फॉरवर्ड जाने की जगह क्या होगा? बैकवर्ड जाना ज्यादा पसंद करेगा, क्योंकि ये H प्लस का एडिशन C नेगेटिव पर प्रेफर्ड होगा ओवर O नेगेटिव. तो इसलिए हम बात करते हैं मतलब यहां भी क्या है? कीटो फॉर्म का फॉर्मेशन प्रेफर्ड है. सो दीज आर द टू रीजंस, मैकेनिस्टिक सपोर्ट एंड डायनेमिक सपोर्ट. दोनों ही सपोर्ट कीटो फॉर्म के पास है. ये रीजन है कि हम बात करते हैं कि इन जनरल जो कीटो फॉर्म होता है वो इनॉल फॉर्म को डोमिनेट करता है. क्या मेरा पॉइंट समझ में आ गया? तो देखो जनरल बात तो ये हो गई कि कीटो फॉर्म जो होता है वो इनॉल फॉर्म को डोमिनेट करता है. मतलब 99% या उससे भी ज्यादा आपको कीटो फॉर्म मिलते हैं और 1% या उससे भी कम आपको इनॉल फॉर्म मिलता है. ये तो एक जनरल बात हो गई. लेकिन ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो इनॉल फॉर्म को, इनॉल कंटेंट को इंक्रीज करने का काम करते हैं. अब देखो वो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और उन फैक्टर्स के बेसिस पर ही हम कंपैरिजन की बात करेंगे. तो मैंने आपसे क्या कहा, देखो देयर आर सम फैक्टर्स विच कैन इंक्रीज इनॉल कंटेंट्स ऑफ कंपाउंड्स. अब यहां पर एक बात बहुत अच्छे से समझना कि अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो इनॉल कंटेंट को इंक्रीज करने का काम करते हैं, तो क्वेश्चन है कि जब इनॉल कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा तो ये इनॉल कंटेंट हम किसके कंपैरिजन में इंक्रीज होने की बात कर रहे हैं? इस बात को समझना, ये इनॉल कंटेंट हम किसके कंपैरिजन में इंक्रीज होने की बात कर रहे हैं? क्या आप बता सकते हैं कि इनॉल कंटेंट हम किसके कंपैरिजन में इंक्रीज होने की बात कर रहे हैं? ध्यान देना, क्लास में जब मैं ये क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछता हूं कि देयर आर सम फैक्टर्स व्हिच विल इंक्रीज इनॉल कंटेंट्स एज कंपेयर टू, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का आंसर आता है एज कंपेयर टू कीटो फॉर्म, और ये आंसर गलत है. आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये बात कर रहे हैं कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो इनॉल कंटेंट्स को बढ़ाने का काम करते हैं, इनॉल कंटेंट्स को इंक्रीज करने का काम करते हैं, कीटो के कंपैरिजन में नहीं, एक्सपेक्टेड इनॉल कंटेंट के कंपैरिजन में. क्योंकि जो एक्सपेक्टेड इनॉल कंटेंट है वो तो नेग्लिजिबल है ना. अरे भाई जनरल बात अगर आपसे की जाए, अगर आपसे जनरल बात पूछी जाए, if there is no special factor in the compound, if there is no special case of the compound, what is the enol content you expect in the compound? It's negligible, because in general enol content is 1% or even less. तो expected enol content कितना है? negligible है. और हमने कहा कि अगर कोई स्पेशल फैक्टर है जो इनॉल फॉर्म को सपोर्ट करने का काम करता है तो उस कंपाउंड में फिर इनॉल फॉर्म आपको नेग्लिजिबल ना मिलकर के उससे ज्यादा मिलेगा. अगर आप कहें फिर कीटो के कंपैरिजन में, तो ध्यान दीजिएगा ये एक जनरल केस है कि कीटो फॉर्म इज 99% और इवन मोर एंड इनॉल फॉर्म इज 1% और इवन लेस. अब अगर हम बात करें कि देयर आर सम फैक्टर्स व्हिच कैन इंक्रीज इनॉल कंटेंट, तो मान लो ऐसा कोई फैक्टर है जो कंपाउंड में इनॉल कंटेंट को इंक्रीज करने का काम कर रहा है, तो हो सकता है इनॉल कंटेंट कुछ बढ़ जाए, कीटो कुछ कम हो जाए, बट स्टिल कीटो फॉर्म इनॉल को डोमिनेट कर रहा है. क्योंकि हम अगर इनॉल के बढ़ने की बात करें तो वो कीटो से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम इसके नेग्लिजिबल इनॉल कंटेंट से कंपेयर कर रहे हैं कि उससे थोड़ा ज्यादा मिला. हो सकता है कि फैक्टर और अच्छा हो तो कीटो कुछ और कम मिल जाए, इनॉल कुछ और ज्यादा मिल जाए, बट स्टिल कीटो डोमिनेट कर रहा है. ये भी हो सकता है कि फैक्टर और अच्छा हो सपोर्ट करने वाला तो इनॉल और बढ़ जाए, कीटो और कम हो जाए. अब यहां पर आप कह सकते हैं कि अब तो इनॉल कीटो से ज्यादा हो गया. यस, ऐसा हो सकता है. मैं ये तो बोल ही नहीं रहा हूं कि इनॉल कीटो से ज्यादा नहीं हो सकता. मैं तो ये कह रहा हूं कि हम इनॉल का बढ़ने की अगर बात कर रहे हैं तो वो इनॉल कंटेंट कंपैरिजन बढ़ने की जो बात कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? कीटो के रिस्पेक्ट में नहीं, एक्सपेक्टेड नेग्लिजिबल इनॉल कंटेंट के रेस्पेक्ट में बढ़ने की बात कर रहे हैं. इवन ये भी हो सकता है कि अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्राइविंग फोर्स इनॉल के लिए है तो इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म को ऑलमोस्ट डोमिनेट कर जाए. मतलब इनॉल फॉर्म आपको 99% से ज्यादा मिल जाए और कीटो फॉर्म आपको 1% से कम मिले. डिपेंड करेगा फैक्टर कौन सा है. लेकिन ये जो इनॉल कंटेंट है वो इस कीटो फॉर्म से ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, ये कंपैरिजन हम थ्योरेटिकली नहीं कर सकते. इस बात को समझना, ये कंपैरिजन हम थ्योरेटिकली नहीं कर पाएंगे कि जो इनॉल कंटेंट है वो अपने कीटो कंटेंट से कम या ज्यादा. हाँ, ये कह सकते हैं कि इनॉल कंटेंट जो होगा वो नेग्लिजिबल
या ऑलमोस्ट डोमिनेटिंग कंडीशन में बीच में रेंज में कहीं भी हो सकता है, वो इस रेंज में कहीं भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन फैक्टर। इन जनरल नेग्लिजिबल, वेरी स्ट्रॉन्ग ड्राइविंग फोर्स, ऑलमोस्ट डोमिनेटिंग। कुछ नॉर्मल फैक्टर्स, मॉडरेट फैक्टर्स, इन बिटवीन आपको इनॉल कंटेंट कहीं भी मिल सकता है, लेकिन वो अपने कीटो से ज्यादा होगा या कम होगा ये थ्योरेटिकली कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक में हमारे पास ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है कि आप कंपाउंड के लिए ये देखकर बता पाएं कि उसका इनॉल परसेंटेज ज्यादा होगा या कीटो परसेंटेज ज्यादा होगा। सबके लिए नहीं बता सकते, कुछ एग्जांपल्स को देखकर बता सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स को देखकर बता सकते हैं। देखो वो मैं भी बता सकता हूं, आप भी बता सकते हैं, सब बता सकते हैं, लेकिन सारे कंपाउंड्स के लिए ये बता पाना कि इसका इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा, कीटो कंटेंट ज्यादा होगा, ये थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमारे पास ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है जिसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड कर पाए कि इनॉल ज्यादा या कीटो ज्यादा। कुछ कंपाउंड्स में आप बता सकते हैं। आप सोचिए ना, अगर एक नॉर्मल केस होगा तो आप बता ही दोगे इनॉल नेग्लिजिबल है। अगर इनॉल का बहुत ही स्पेशल केस होगा, वो डिस्कस कर लेंगे, तब तो आप उसको देखकर बता दोगे कि इनॉल डोमिनेट करेगा। लेकिन हर कंपाउंड को देखकर ये बता पाना कि इनॉल ज्यादा होगा या कीटो ज्यादा होगा, ये थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए देखो, इन जनरल ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा भी नहीं जाता है। ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है कि कंपाउंड आपको दे दिया एक्स और आपसे पूछा जाए कि इसका इनॉल ज्यादा होगा या कीटो ज्यादा होगा। ऐसा क्वेश्चन अभी तक केवल एक बार पूछा गया 2013 में, जब पहली बार नीट हुआ था, तब जरूर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। वो क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे और कुछ स्पेशल एग्जांपल भी मैं आपको बताऊंगा, जिसमें ये मैं आपको बता दूंगा कि इनॉल ज्यादा है, कीटो ज्यादा। लेकिन हर कंपाउंड के लिए ऐसा बता पाना हमारे लिए क्या किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकल बेसिस पर आप बता सकते हैं। अगर मुझे कंपाउंड की प्रैक्टिकल वैल्यूज का आइडिया है इनॉल और कीटो की, तो मैं बता दूंगा कि इसका इनॉल ज्यादा होगा, कीटो ज्यादा होगा, लेकिन वो प्रैक्टिकल बेसिस पर है। थ्योरेटिकली हमारे पास ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है कि हम एक कंपाउंड के बारे में ये बता पाएं, हर कंपाउंड के बारे में ये बता पाएं कि इनॉल ज्यादा है, कीटो ज्यादा। कुछ कंपाउंड को देखकर हम बता सकते हैं, वो आप भी बता सकते हैं, और इसीलिए जनरली ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है फिर क्या पूछा जाता है कंपैरिजन में? क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है उसको समझें। आपको दो कंपाउंड्स गिवन होंगे एक्स और वाई, आपको 2 कंपाउंड्स गिवन होंगे एक्स और वाई, और उन दो कंपाउंड्स के इनॉल कंटेंट्स को आपको कंपेयर करना है। मतलब एक्स के इनॉल कंटेंट को आपको किससे कंपेयर करना है? एक्स के कीटो से नहीं, वाई के इनॉल से कंपेयर करना है। इनॉल कंटेंट ऑफ एक्स इज नॉट टू बी कंपेयर्ड विद द कीटो फॉर्म ऑफ एक्स, इट इज टू बी कंपेयर्ड विद द इनॉल फॉर्म ऑफ वाई। तो दो कंपाउंड्स के इनॉल फॉर्म्स को आपको कंपेयर करना है कि एक्स का इनॉल और वाई के इनॉल को अगर मैं कंपेयर करूं तो एक्स का इनॉल वाई के इनॉल से ज्यादा होगा या वाई का इनॉल एक्स के इनॉल से ज्यादा होगा। और ये बता पाना आसान है, क्योंकि फैक्टर्स का अगर हमें आइडिया है कि कौन कौन से फैक्टर्स इनॉल फॉर्म को सपोर्ट करते हैं, तो आप एक्स में फैक्टर्स देख लो, वाई में फैक्टर्स देख लो। जिस कंपाउंड में इनॉल को सपोर्ट करने वाले फैक्टर्स ज्यादा होंगे या ज्यादा अच्छे होंगे, उसका इनॉल कंटेंट दूसरे कंपाउंड के इनॉल कंटेंट से ज्यादा हो जाएगा। क्या मेरा पॉइंट समझ में आया? तो ये थ्योरेटिकली कंपैरिजन पॉसिबल है, और जनरली ऐसा ही क्वेश्चन आपको दिया जाता है। आपको जैसे 4 कंपाउंड दे दिए, 4 कंपाउंड्स आपको गिवन है WXYZ, और उनमें आपको परसेंटेज इनॉल कंटेंट का कंपैरिजन करना है कि किस कंपाउंड में इनॉल कंटेंट सबसे ज्यादा है, उससे कम किससे, उससे कम किसमें, फिर उससे कम किसमें और सबसे कम किसमें। तो फैक्टर से समझ में आ जाएगा। जिसमें सपोर्टिंग फैक्टर सबसे अच्छे हैं उसमें इनॉल फॉर्म सबसे ज्यादा होगा, और जिसमें सपोर्टिंग फैक्टर सबसे कम है या नहीं है उसमें इनॉल कंटेंट सबसे कम होगा, नेग्लिजिबल। तो दैट कैन बी कंपेयर्ड थ्योरेटिकली। बट एक ही कंपाउंड के इनॉल और कीटो में कौन ज्यादा कौन कम, ये थ्योरेटिकली हर कंपाउंड के लिए कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जनरली ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है। कुछ फेमस कंपाउंड है, कुछ स्पेशल कंपाउंड्स हैं, वो एग्जांपल मैं आपको नोट करवा दूंगा, उनको हम याद रखेंगे। बाकी जो जनरल क्वेश्चन आता है वो आपको दो अलग अलग कंपाउंड्स के इनॉल कंटेंट्स को कंपेयर करना होता है, और वो हम उनमें प्रेजेंट फैक्टर्स के अकॉर्डिंग कंपेयर कर सकते हैं। तो पॉइंट समझ में आ गया आपको? ये पॉइंट समझ में आया कि क्यों कीटो फॉर्म जनरली इनॉल को डोमिनेट करता है? 2 रीजन है, डायनेमिक सपोर्ट एंड मैकेनिस्टिक सपोर्ट। क्लियर बात ये? अब हम बात करेंगे which are the factors that can increase enol contents। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर जनरल बात की जाए तो इन जनरल कीटो फॉर्म जो होता है वो कंपाउंड के इनॉल फॉर्म को डोमिनेट करता है, और इसके डोमिनेट करने के 2 रीजंस मैंने आपको बताया। एक तो रीजन मैंने आपको बताया इसमें थर्मोडायनेमिक सपोर्ट, और सेकंड रीजन मैंने आपको बताया इसमें मैकेनिस्टिक सपोर्ट। तो ये 2 रीजंस हैं जिसकी वजह से हम बात कर सकते हैं कि कीटो फॉर्म जो होता है वो इनॉल फॉर्म को डोमिनेट करता है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इन जनरल अगर हम बात करें
तो कीटो फॉर्म हमें 99% या उससे भी ज़्यादा मिलता है, और इनॉल फॉर्म जो होता है वो 1% या उससे भी लेस हमें मिलता है। इसका मतलब ये आप कह सकते हैं कि इनॉल फॉर्म जो मिलता है वो इन जनरल नेग्लिजिबल अमाउंट में मिलता है, 1% और इवन लेस देन 1%। तो दो रीजंस मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे देखो ऐसे कुछ फैक्टर्स की जो फैक्टर्स कंपाउंड के इनॉल कंटेंट को इंक्रीज करने का काम करते हैं, और किसके कंपैरिजन में। तो जैसा मैंने आपसे कहा, ये कंपैरिजन उसके कीटो फॉर्म से नहीं हो रहा है, ये कंपैरिजन एक्सपेक्टेड नेग्लिजिबल इनॉल कंटेंट के कंपैरिजन में हो रहा है कि इन जनरल इनॉल कंटेंट जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, लेकिन हमें उस नेग्लिजिबल से ज़्यादा परसेंटेज इनॉल का मिल सकता है, और ज़्यादा मिलने के लिए हम ऐसे कुछ फैक्टर्स की बात करेंगे जो इनॉल फॉर्म को सपोर्ट करते हैं। तो इस केस में हम बात कर सकते हैं, देखो इन जनरल कीटो फॉर्म डोमिनेट्स ओवर इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म इज नेग्लिजिबल एंड इट इज ड्यू टू मैकेनिस्टिक एंड थर्मोडायनेमिक सपोर्ट। इसका रीजन की अगर बात की जाए तो दो रीजन जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तो इसका मैकेनिस्टिक सपोर्ट जो कीटो के पास है, और दूसरा हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक सपोर्ट। अब हम बात करेंगे देखो, बट देयर आर सम फैक्टर्स which increase enol contents of compounds, and the factors are aromaticity, acidic character of hydrogen, resonance and hydrogen bonding। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंपाउंड के इनॉल कंटेंट को एक्सपेक्टेड नेग्लिजिबल इनॉल कंटेंट के कंपैरिजन में इंक्रीज करने का काम करते हैं। लेकिन मैं आपको फिर क्लियर कर दूं, देखो मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर हम बात करें कि इन फैक्टर्स की वजह से एरोमेटिसिटी, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोजन, रेजोनेंस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन फैक्टर्स की वजह से अगर हम बात करें कि हमें इनॉल कंटेंट जो है वो नेग्लिजिबल अमाउंट से ज़्यादा मिलेंगे, तो क्वेश्चन है नेग्लिजिबल अमाउंट से ज़्यादा होंगे, ये बात तो ठीक है, लेकिन अपने कीटो फॉर्म से ज़्यादा या कम, तो ज़्यादा या कम वो हम थियोरेटिकली बात नहीं कर पाएंगे, वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। दैट कैनॉट बी प्रिडिक्टेड थियोरेटिकली। वो एक्सपेरिमेंटल केसेस में, मतलब एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ही हम बता सकते हैं कि कीटो परसेंटेज ज़्यादा होगा या इनॉल ज़्यादा होगा। हाँ, लेकिन नेग्लिजिबल से इनॉल ज़्यादा होगा, ये हम इन फैक्टर्स की प्रेजेंस के बेसिस पर बता सकते हैं। और इसके लिए मैं अब एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूँ, और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है, आप ध्यान दीजिएगा। जैसा देखो ये 4 कंपाउंड्स हमें दिए हैं, एसीटोन, सेकेंड इज एसीटो एसिटिक एस्टर, थर्ड इज एसिटाइल एसीटोन, एंड फोर्थ इज साइक्लोहेक्सा 2,4-diene-ओन। अब आप देखो इन 4 कंपाउंड्स में अगर हम इनॉल परसेंटेज की बात करें, ध्यान देना, इनॉल परसेंटेज की अगर बात करें, जो भी मैं परसेंटेज लिख रहा हूँ बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ही मैं आपको बता रहा हूँ इसमें, आप ध्यान देना। जैसे देखो एसीटोन के करस्पॉन्डिंग इनॉल फॉर्म की अगर बात की जाए, तो जैसा कि मैंने आपको ट्रिक बताया इनॉल में कन्वर्ट करने का, सिग्मा को पाई में कन्वर्ट कर दें और पाई को सिग्मा में कन्वर्ट कर दें, और इसके अकॉर्डिंग इसका जो इनॉल फॉर्म हमें मिलेगा ये इसका इनॉल फॉर्म मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट कंपाउंड की अगर बात करें एसिडो एसिटिक एस्टर, और इसके करस्पॉन्डिंग अगर इनॉल फॉर्म की हम बात करें तो इसके करस्पॉन्डिंग इनॉल फॉर्म हमें ये मिलेगा दिस इज इथाइल ग्रुप। नेक्स्ट अगर हम बात करें एसिटाइल एसीटोन, this is the enol form of acetyl acetone, and for the last compound the same shortcut can be applied, convert sigma into pi and pi into sigma, you will get its enol form, and its enol form is this compound. You can see the compound is phenol। अब आप ध्यान देना, देखो इन कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो जैसे एसीटोन, मैंने आपसे कहा जो वैल्यूज मैं आपको बता रहा हूँ इनॉल कंटेंट की, परसेंटेज इनॉल कंटेंट की, बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इस केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमें इनॉल फॉर्म मिलता है वो मिलता है अप्रॉक्स 0.1%। इस केस में हमें इनॉल फॉर्म जो मिलता है वो अप्रॉक्स 0.1% मिलता है, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं 99.9% जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको यहाँ पर कीटो फॉर्म।
मतलब ये तो एक तरह से हम कह सकते हैं जनरल केस हो गया, जहां पर हमने बात की थी कि जो इनॉल फॉर्म होता है वो नेग्लिजिबल अमाउंट में मिलता है और कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म को ऑलमोस्ट डोमिनेट करता है। इन दिस केस कीटो परसेंटेज इज अप्रॉक्स 99.9%। नेक्स्ट कंपाउंड की अगर बात की जाए तो अब आप ध्यान देना, नेक्स्ट कंपाउंड में जो इनॉल परसेंटेज हमें मिलता है, इस कंपाउंड में जो परसेंटेज इनॉल कंटेंट हमें मिलता है वो हमें मिलता है अप्रॉक्स 7%। ध्यान देना, परसेंटेज इनॉल कंटेंट एसिटो एसिटिक एस्टर के लिए हमें मिलता है अप्रॉक्स 7%। बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ही मैं आपको बता रहा हूं। इस केस में अगर कीटो फॉर्म की बात की जाए तो दैट इज अप्रॉक्स 93%। और अब आप यहां पर कह सकते हैं कि यहां पर इनॉल कंटेंट जो है वो इंक्रीज हो चुके हैं। आप ध्यान देना, यहां पर हम कह सकते हैं कि इनॉल कंटेंट इंक्रीज हो चुके हैं। आप ध्यान देना, हो सकता है आप में से कोई स्टूडेंट को ये लगे कि सर इनॉल कंटेंट कहां इंक्रीज हो चुके हैं, ये तो 7% है और कीटो कंटेंट तो 93% है, तो अभी तो कीटो ज्यादा है। तो मैंने आपसे क्या कहा, अगर मैं यहां पर इनॉल कंटेंट इंक्रीज करने की बात कर रहा हूं तो वो कंपैरिजन कीटो से है ही नहीं, वो कंपैरिजन किससे है, एक्सपेक्टेड नेग्लिजिबल इनॉल कंटेंट से। अगर जनरल बात की जाए, कोई स्पेशल कोई सपोर्टिंग फैक्टर इनॉल के लिए कंपाउंड में ना हो तो हम इनॉल कंटेंट कितने एक्सपेक्ट करते हैं, तो हमने कहा भाई हम इनॉल कंटेंट 1% या उससे भी लेस, मतलब नेग्लिजिबल इनॉल कंटेंट हम एक्सपेक्ट करते हैं इन जनरल। लेकिन अगर यहां पर हमें 7% इनॉल मिला तो डेफिनेटली वो नेग्लिजिबल अमाउंट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, कंपैरिजन अपने कीटो फॉर्म से नहीं है, एक्सपेक्टेड नेग्लिजिबल इनॉल कंटेंट से, कि उस एक्सपेक्टेड नेग्लिजिबल इनॉल कंटेंट से हमें इनॉल कंटेंट अगर ज्यादा मिला तो डेफिनेटली इस कंपाउंड में इनमें से कोई फैक्टर अवेलेबल है जो इनॉल कंटेंट को इंक्रीज करने का काम कर रहा है। अब फैक्टर क्या अवेलेबल है मैं आपको बताता हूं। देखो आप ध्यान देना, इस केस में अगर बात की जाए तो वन ऑफ द फैक्टर इज एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोजन। यहां पर अगर मैं इसके इनॉल फॉर्म के सपोर्ट के लिए बात करूं तो वन ऑफ द फैक्टर दैट इज सपोर्टिंग इनॉल फॉर्म इज एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोजन। दिस इज वन ऑफ द फैक्टर, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोजन। ये एक फैक्टर हुआ। देखो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोजन कैसे, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो यहां पर जो हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर रहा है और प्रीवियस कंपाउंड में जो एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल है, अगर आप दोनों के एसिडिक हाइड्रोजन को मतलब उसके एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर करें तो ध्यान देना, दिस हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक देन दिस हाइड्रोजन। कैसे कंपेयर करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस हमने डिस्कस किया। देखो जब रेजोनेंस और उससे पहले आई फैक्टर हमने डिस्कस किया था, वहां पर हमने डिस्कस किया एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। देखो इसका अगर आप कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉन्जुगेट बेस आपको मिलेगा उसका CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस होगा, राइट। इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो उसका भी CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस होगा, लेकिन वन मोर CO ग्रुप इज अवेलेबल फॉर रेजोनेंस। मतलब यहां पर हम कह सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा दैट विल बी स्टेबलाइज्ड अप टू ग्रेटर एक्सटेंट, क्योंकि उस कॉन्जुगेट बेस को, उस अनायन को 2 CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस मिलेगा, जबकि इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा अनायन, उसे एक ही CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस मिलेगा। मतलब आप कह सकते हैं कि इस कंपाउंड का या इस हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग जो कॉन्जुगेट बेस होगा दैट विल बी मोर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, सो दैट इज मोर स्टेबल। और जिस हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा वो हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा। तो आप कह सकते हैं दिस हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक देन द हाइड्रोजन ऑफ प्रीवियस कंपाउंड। और क्या मैं कह सकता हूं, एसिडिक हाइड्रोजन पार्टिसिपेट्स इन टॉटोमेरिज्म। तो फिर तो हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उसके टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करने की जो टेंडेंसी होगी वो उतनी ज्यादा हो जाएगी। आप याद करें की कंसेप्ट तो टॉटोमेरिज्म का मैंने आपको ये दिया है, इट इज सिंपली एसिड बेस स्टेशन, व्हाटएवर इज देयर इन टॉटोमेरिज्म इट इज थ्रू एसिड बेस स्टेशन। तो हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू डिसाइड इनॉल कंटेंट। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि इस हाइड्रोजन में एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, इसलिए इस कंपाउंड में this is one of the factor that is supporting its enol form, and this is the reason why enol form is more than negligible content। आया समझ में। सेकंड पॉइंट आप ध्यान देना, सेकंड अगर आप यहां पर सपोर्टिंग फैक्टर की बात करेंगे तो दैट विल बी रेजोनेंस। अब देखो इसके करस्पॉन्डिंग जो इनॉल फॉर्म बना है, इस इनॉल फॉर्म में आप कह सकते हैं रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइजेशन है। आप ध्यान देना, दिस पाई बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस CO ग्रुप, पाई बॉन्ड ऑफ CO ग्रुप। यहां पर ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम में और इस पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम में रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस आप कह सकते हैं इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। जो रेजोनेंस होगा वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा
और देखो अगर इनॉल फॉर्म में जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, भाई आप देखो जब ये कीटो फॉर्म इनॉल में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, और इस पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में हम कह सकते हैं कि इस पाई बॉन्ड को सपोर्ट कौन कर रहा है, स्टेबलाइज कौन कर रहा है, ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस के थ्रू। तो फिर तो इस पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, मतलब कीटो से इनॉल में कन्वर्ट होने की जो टेंडेंसी होगी वो कंपैरेटिवली इंक्रीज हो जाएगी। तो दिस इज सेकंड फैक्टर। और थर्ड फैक्टर की अगर बात की जाए, थर्ड फैक्टर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप ध्यान दीजिएगा, इस केस में आप देखो यहां पर हम बात कर सकते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसमें आप देख सकते हैं 6 मेंबर्ड चीलेशन है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड चीलेशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, एंड दैट इज स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि 6 मेंबर्ड चीलेशन के थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ये स्टेबलाइज हो रहा है इनॉल फॉर्म, सो दैट इज आल्सो द फैक्टर दैट विल सपोर्ट द फॉर्मेशन ऑफ इनॉल फॉर्म। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस कंपाउंड के इनॉल फॉर्म को सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर आप देखेंगे तो ये सारे फैक्टर्स प्रीवियस कंपाउंड में मिसिंग है। अगर आप प्रीवियस कंपाउंड में देखेंगे तो ये सारे फैक्टर्स मिसिंग हैं। ये रीजन है कि हम बात करते हैं कि इस कंपाउंड में जो हमें इनॉल कंटेंट मिला वो नेग्लिजिबल कंटेंट से ज्यादा मिला। क्लियर बात ये। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड इज एसिटाइल एसीटोन। आप ध्यान देना, देखो इसका ये जो पार्ट है, अगर आप इस पार्ट को देखेंगे तो दिस पार्ट इज लाइक एसीटोन, CH3COCH3 जैसा है, तो ये पार्ट तो एसीटोन है, एंड CH3CO ग्रुप इज कॉल्ड एसिटाइल ग्रुप। तो दिस इज एसिटाइल एंड दिस इज एसीटोन, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू विल बी कॉल्ड एसिटाइल एसीटोन। और इस केस में अगर हम इनॉल परसेंटेज की बात करें तो अब आप ध्यान देना, यहां पर हमें इनॉल परसेंटेज मिलता है अप्रॉक्स 76%, यहां पर हमें इनॉल कंटेंट मिलता है अप्रॉक्स 76%, और कीटो फॉर्म जो मिलता है वो अप्रॉक्स 24% मिलता है। आप ध्यान देना, यहां पर तो इनॉल कंटेंट नेग्लिजिबल कंटेंट के कंपैरिजन में और भी बहुत ज्यादा मिल चुका है। देखो नेग्लिजिबल के कंपैरिजन में तो यहाँ पर इनॉल कंटेंट और ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, और इवन आप कह सकते हैं कि अब तो ये अपने कीटो फॉर्म को भी डोमिनेट कर रहा है, अब तो ये अपने कीटो फॉर्म को भी डोमिनेट करने लगा। आप ध्यान देना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अब अगर माइंड में फिर से आपकी ये क्वेश्चन आ जाए कि सर यहाँ पर तो ये कीटो को डोमिनेट नहीं किया और यहाँ पर ये कीटो को डोमिनेट कर गया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कब कीटो को डोमिनेट करेगा कब नहीं करेगा? तो देखो थ्योरेटिकली आपको नहीं पता चलेगा, कुछ स्पेशल कंपाउंड्स में आपको ये आइडिया हो सकता है कि कीटो फॉर्म को डोमिनेट करेगा या नहीं करेगा इनॉल फॉर्म, बट नॉट फॉर एवरी कंपाउंड, क्योंकि ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे पास ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है जिनके थ्रू हम थ्योरेटिकली हर कंपाउंड के लिए बात कर पाए कि इनॉल ज्यादा या कीटो ज्यादा। अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि यहाँ पर इनॉल फॉर्म डोमिनेट किया, तो क्योंकि मुझे इसके कीटोनॉल परसेंटेज प्रैक्टिकल वैल्यूज का आइडिया है, इस बेसिस पर मैं आपको बता पा रहा हूँ कि यहाँ पर इनॉल फॉर्म डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल वैल्यूज मेरे पास हैं। अगर आपके पास भी प्रैक्टिकल वैल्यूज होती तो आप भी बता पाते, लेकिन प्रैक्टिकल वैल्यूज का अगर आइडिया हमें नहीं होता तो फिर थ्योरेटिकली ये बताना पॉसिबल नहीं था कि कीटो ज्यादा इनॉल ज्यादा। क्या क्लियर बात है? हाँ, लेकिन ये बात जरूर हम कर सकते हैं कि अगर हमें यहाँ पर 76% इनॉल मिला, जो इस वाले कंपाउंड से भी ज्यादा है, भाई यहाँ तो इनॉल 7% है, और यहाँ पर अगर इनॉल 76% मिला मतलब इससे भी ज्यादा, तो ये हम बता सकते हैं कि क्यों ज्यादा। तो डेफिनेटली उसका रीजन यही रहेगा कि इस कंपाउंड में इनॉल को सपोर्ट करने वाले जो फैक्टर होंगे वो डेफिनेटली इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स होंगे। चेक करते हैं, चलो इस केस में आप ध्यान देना, वन ऑफ द फैक्टर इज, इस केस में बात करते हैं वन ऑफ द फैक्टर इज एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोजन। देखो यहां पर एक फैक्टर तो है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोजन। क्वेश्चन है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोजन, तो यहां भी था। फिर ये फैक्टर अगर आप कह रहे हैं कि यहां पर इनॉल कंटेंट इससे भी ज्यादा, तो फिर ये फैक्टर तो कॉमन हो गया। देखो कॉमन तो है, लेकिन हम कह सकते हैं कि इस कंपाउंड में जो हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर रहा है वो इवन इस कंपाउंड से भी ज्यादा एसिडिक है। आप ध्यान देना, इस केस में अगर हम एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो दैट इज इवन मोर देन दिस कंपाउंड। चेक करते हैं, देखो दोनों हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग अगर आप कॉन्जुगेट बेस बनाएं, ध्यान देना, दोनों हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग अगर आप कॉन्जुगेट बेस बनाएं, एक तो हमारे पास ये कंपाउंड है एसिटो एसिटिक एस्टर,
और दूसरा कंपाउंड हमारे पास है एसिटाइल एसीटोन, एसिटो एसिटिक एस्टर एंड एसिटाइल एसीटोन। और अब आप ध्यान देना, अगर आप दोनों कंपाउंड्स के हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करें तो कंपैरिजन के लिए क्या करना होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। चलिए ऐसा करते हैं, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं। तो हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में हमें रिमूव करना होगा और इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास ये कॉन्जुगेट बेस आ जाएगा। और यहां पर अगर बात की जाए तो इसके करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस हमारे पास ये आ गया। हाइड्रोजन को हमने H+ के फॉर्म में रिमूव कर दिया है। अब दोनों कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी कंपैरिजन करते हैं। देखो, दोनों कॉन्जुगेट बेस का अगर आप स्टेबिलिटी कंपैरिजन करते हैं तो ध्यान देना, कंपैरिजन में पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है। दोनों में अगर आप देखेंगे तो कंपैरिजन में पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है। अगर आप ध्यान दें तो दिस पार्ट इज कॉमन टू बोथ ऑफ द अनायंस। दोनों ही कॉन्जुगेट बेस के लिए इतना पार्ट तो कॉमन है। तो अब जरा ध्यान देना, पॉइंट ऑफ डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस में यहां पर हम बात कर सकते हैं कि इस OC2H5 का जो कॉमन पार्ट के लिए इफेक्ट होगा, दो इफेक्ट यहां पर होंगे। इट विल शो -I इफेक्ट एंड विल आल्सो शो +N, क्योंकि आप देखो यहां पर ऑक्सीजन का जो लोन पेयर होगा वो इस CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, और अगर इसका CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस होगा तो ये लोन पेयर डोनेट करने का काम करेगा। तो फिर तो आप कह सकते हैं इट विल शो +M इफेक्ट फॉर दिस कॉमन पार्ट along with -I, but the dominating factor is +M। डोमिनेटिंग इफेक्ट तो +M है ना, और इस केस में अगर बात की जाए तो मिथाइल ग्रुप इज +I। अब जरा देखो, दोनों अनायंस का अगर आप स्टेबिलिटी कंपैरिजन कर रहे हैं तो क्या मैं कह सकता हूं प्लस इफेक्ट तो खराब होता है अनायन के लिए, क्योंकि प्लस इफेक्ट अनायन को डिस्टेबलाइज करता है। तो फिर तुम कह सकते हैं कि अगर यहां पर +M और यहां पर अगर +I है तो +M इज स्ट्रॉन्गर देन +I, और जितना स्ट्रॉन्ग प्लस इफेक्ट होगा अनायन को उतना ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। मतलब सेकंड अनायन इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट अनायन। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? दिस इज वन ऑफ द वे टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ दीज कॉन्जुगेट बेस। मैं आपको एक तरीका और बताता हूं। देखो, आप ध्यान देना, देखो इस अनायन का 2 CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस है, लेकिन इस CO ग्रुप के साथ में अनायन को रेजोनेंस 100% नहीं मिलेगा, क्योंकि इस CO ग्रुप को ये ग्रुप भी रेजोनेंस के लिए यूज कर रहा है। तो यहां पर CO ग्रुप की दोनों सिस्टम के बीच में शेयरिंग हो गई। एक तरह से आप कह सकते हैं ये रेजोनेंस इस अनायन के रेजोनेंस को कॉम्पीट करेगा, जबकि यहां पर इस अनायन को CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस 100% मिलेगा, क्योंकि इस रेजोनेंस में मिथाइल ग्रुप इंटरफेयर नहीं करेगा। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो फिर तो हम बात कर सकते हैं कि यहां पर अनायन को रेजोनेंस ज्यादा मिला, दोनों CO ग्रुप के साथ में 100% रेजोनेंस मिला, जबकि इस अनायन को इस CO ग्रुप के साथ में तो 100% रेजोनेंस मिलेगा, लेकिन यहां पर रेजोनेंस 100% नहीं मिलेगा, क्योंकि ये CO ग्रुप OC2H5 के साथ में भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो फिर तो इस अनायन में रेजोनेंस ज्यादा है, और जिस अनायन को रेजोनेंस ज्यादा मिलेगा उसका स्टेबलाइजेशन ज्यादा होगा। सो दिस कॉन्जुगेट बेस इज मोर स्टेबल देन द प्रीवियस, और जिस हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है वो हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा। तो ऐसा ही मैंने आपसे कहा, देखो कि हाइड्रोजन ऑफ एसिटाइल एसीटोन इज इवन मोर एसिडिक देन द हाइड्रोजन ऑफ एसिटो एसिटिक एस्टर। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं, देखो कि इस केस में जो हाइड्रोजन है वो इस हाइड्रोजन से ज्यादा एसिडिक है। दैट इज कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। आया समझ में? चलिए अब आप देखो, एक तो फैक्टर ये हुआ। सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड फैक्टर है यहां पर रेजोनेंस। फिर से पॉइंट आता है कि रेजोनेंस तो यहां भी था, बट दैट इज मोर इन दिस इनॉल फॉर्म। इस केस में अगर आप देखेंगे तो यहां पर इनॉल का रेजोनेंस ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ये पाइबोन जिस CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस कर रहा है, ध्यान देना, ये पाइबोन जिस CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस कर रहा है वो CO ग्रुप 100% इस पाई के लिए अवेलेबल है, क्योंकि उस CO का मिथाइल ग्रुप के साथ कोई रेजोनेंस नहीं है। लेकिन यहां पर ये पाइबोन जिस CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस कर रहा है उस CO ग्रुप का ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ में भी रेजोनेंस है। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? और इस लोन पेयर का CO ग्रुप के साथ में अगर रेजोनेंस होगा तो CO ग्रुप की पाइबोन के लिए जो अवेलेबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी। फिर से वही शेयरिंग वाली कंडीशन आ गई। तो यहां पर इस पाइबोन का रेजोनेंस ज्यादा मिलेगा। और थर्ड, जो कॉमन फैक्टर आप दोनों में कह सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इस केस में भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर बात की जाए तो फिर से वही 6 मेंबर चीलेशन। इस केस में अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी 6 मेंबर चीलेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो कि इस कंपाउंड में जो इनॉल फॉर्म को सपोर्ट करने वाले जो फैक्टर हैं वो इनसे
ज्यादा अच्छे फैक्टर हैं, और अगर ज्यादा अच्छे फैक्टर हैं तो डेफिनेटली इसमें इनॉल कंटेंट जो होगा वो इससे ज्यादा तो होगा। कितना ज्यादा होगा वो थ्योरेटिकली बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ज्यादा होगा ये पक्का हम कह सकते हैं। आया समझ में? तो ये बात तो हम थ्योरेटिकली कह ही सकते हैं कि इनॉल फॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड विल बी मोर एज कंपेयर टू इनॉल फॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इस कंपाउंड में इनॉल को सपोर्ट करने वाले जो फैक्टर हैं उससे भी ज्यादा अच्छे फैक्टर हैं इस कंपाउंड के लिए। क्लियर हो गई बात ये? चलिए नेक्स्ट कंपाउंड की अगर हम बात करें तो इस केस में आप ध्यान देना, यहां पर अगर इनॉल परसेंटेज की हम बात करें तो इस केस में जो इनॉल परसेंटेज हमें मिलता है दैट इज अप्रॉक्स 99.99%, 99.99%, और इस केस में कीटो फॉर्म हमें मिलता है 0.01%। मतलब एकदम अपोजिट केस हो गया। यहां पर आप ये देख पा रहे हैं कि इनॉल फॉर्म इज नाउ ऑलमोस्ट डोमिनेटिंग ओवर कीटो फॉर्म। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? यहां पर जो इनॉल फॉर्म है वो कीटो फॉर्म को ऑलमोस्ट डोमिनेट कर रहा है, और इसका रीजन तो शायद आपको सभी को समझ में आ रहा होगा। आप ध्यान दीजिएगा, दिस कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक, दिस कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक व्हाइल दिस कंपाउंड इनॉल फॉर्म इज एरोमेटिक। और जैसे कि हमने डिस्कस किया है इन साइक्लिक कंपाउंड्स every compound has tendency to maintain its aromatic character since aromatic is more stable than non-aromatic and anti-aromatic। तो फिर तो आप सोचिए, अगर कीटो से इनॉल फॉर्म में आने का मतलब नॉन एरोमेटिक टू एरोमेटिक है, तो फिर तो ये एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में जाने की जो इसकी टेंडेंसी होगी वो आप कह सकते हैं नेग्लिजिबल होगी। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इस केस में एरोमेटिसिटी इज द फैक्टर दैट्स व्हाई इट्स इनॉल फॉर्म इज ऑलमोस्ट डोमिनेटिंग ओवर कीटो फॉर्म। क्या बात क्लियर हो रही है? तो ये हमारे पास कुछ कंपैरिजन था कंपाउंड्स के इनॉल कंटेंट्स का। अब आप ध्यान देना, देखो अगर हम बात करें क्वेश्चन की प्रोफाइल, क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा? देखो मैंने आपसे पहले भी कहा क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि एक कंपाउंड आपको दे दिया और आपसे पूछा जाए कि इसका कीटो ज्यादा इनॉल ज्यादा। नो, वो तो हम थ्योरेटिकली नहीं बता सकते हर कंपाउंड के लिए। क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाता है कि जैसे मान लो ये 4 कंपाउंड्स आपको गिवन है, और ऐसा आपसे पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज मैक्सिमम इनॉल कंटेंट्स। जो कि आप देख पा रहे हैं इस कंपाउंड में इनॉल कंटेंट मैक्सिमम है, इन कंपाउंड्स के कंपैरिजन में ज्यादा है। या ऐसा क्वेश्चन हो सकता है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स फॉर देयर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग इनॉल कंटेंट्स। वो हम थ्योरेटिकली कंपेयर कर सकते हैं। आसान है, देखो आपको जो भी कंपाउंड्स गिवन है उनमें इनॉल फॉर्म को सपोर्ट करने वाले फैक्टर्स आप चेक कर लो। जिसमें ज्यादा अच्छे फैक्टर्स होंगे उसमें इनॉल कंटेंट ज्यादा हो जाएंगे। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? अब देखो मैं आपको तरीका बताता हूं। फाइनली आपको करना क्या है, देखो जो भी कंपाउंड्स आपको इनॉल कंटेंट के कंपैरिजन के लिए गिवन है उन कंपाउंड्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। उन कंपाउंड्स को हम क्या करेंगे? 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ दोज कंपाउंड्स इन विच कीटो फॉर्म इज नॉन एरोमेटिक एंड इनॉल फॉर्म इज एरोमेटिक, लाइक दिस कंपाउंड। एक कैटेगरी तो हम ये बनाएंगे नॉन एरोमेटिक टू एरोमेटिक कैटेगरी, नॉन एरोमेटिक टू एरोमेटिक कैटेगरी। मैंने आपसे क्या कहा, आपको अगर 3, 4, 5 कंपाउंड, जो भी कंपाउंड आपको गिवन है इनॉल कंटेंट्स कंपैरिजन के लिए, उन कंपाउंड्स को आप पहले 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक कैटेगरी तो क्या हो गई? नॉन एरोमेटिक टू एरोमेटिक कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी 1,3 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड। आप ध्यान देना, सेकंड कैटेगरी हमारे पास रहेगी 1,3 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड, 1,3 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड। ये सेकंड कैटेगरी होगी। इस कैटेगरी को आप समझ लें। देखो 1,3 डाइकार्बोनाइल का मतलब होता है 2 CO ग्रुप, और 1,3 का मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की पोजीशन थर्ड होगी। जैसे आप देखो इस कंपाउंड को आप इस कैटेगरी में रख सकते हैं। अगर इसमें देखेंगे तो आप 2 CO ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब 2 कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। और एक बात और ध्यान देना, अगर मैं एक CO ग्रुप को पोजीशन 1 मार्क करता हूं तो 1, 2, 3 दूसरा CO ग्रुप उसके थर्ड पोजीशन, उसके रिस्पेक्ट में थर्ड पोजीशन पर है। क्लियर? तो दिस इज 1,3 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड। इवन आप देखो एसिटो एसिटिक एस्टर विल आल्सो बिलोंग टू द सेम कैटेगरी 1,3 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड। इसमें भी 2 CO ग्रुप प्रेजेंट है, और एक को अगर मैं नंबर 1 मार्क करता हूं तो 2, 3 दूसरा उसके रिस्पेक्ट में थर्ड पोजीशन पर है। तो इस कंपाउंड को भी हम सेम कैटेगरी में रखेंगे। इट इज आल्सो 1,3 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड। ये भी हमारे पास इसी कैटेगरी में है, 1,3 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड। तो आप ध्यान देना, एक कैटेगरी तो होगी नॉन एरोमेटिक टू एरोमेटिक, सेकंड कैटेगरी हो जाएगी 1,3 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड, और थर्ड कैटेगरी होगी मोनोकार्बोनाइल कंपाउंड, मतलब एक ही CO ग्रुप, लाइक दिस कंपाउंड। ये हमारे पास हो जाएगी थर्ड कैटेगरी
मोनोकार्बोनाइल कंपाउंड। मोनोकार्बोनाइल कंपाउंड। अब आप ध्यान देना, मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले आप जो भी कंपाउंड्स आपको इनॉल कंटेंट्स कंपैरिजन के लिए दिए हुए हैं, आप उन कंपाउंड्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करें, मोनोकार्बोनाइल कंपाउंड, 1,3-डाइकार्बोनाइल कंपाउंड एंड नॉन एरोमेटिक टू एरोमेटिक कंपाउंड। और इनमें अगर हम परसेंटेज इनॉल कंटेंट की कंपैरिजन की बात करें तो आप ध्यान रखना, नॉन एरोमेटिक टू एरोमेटिक कैटेगरी में परसेंटेज इनॉल कंटेंट इन दोनों कैटेगरी से ज्यादा होंगे, क्योंकि शायद ये फोर्स तो आपको समझ में आ रहा होगा जो इनॉल के लिए ड्राइविंग फोर्स है, एरोमेटिसिटी। साइक्लिक कंपाउंड्स में एरोमेटिसिटी इज वेरी स्ट्रॉन्ग ड्राइविंग फोर्स फॉर देयर स्टेबिलिटी। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि नॉन एरोमेटिक टू एरोमेटिक कैटेगरी में इनॉल कंटेंट सबसे ज्यादा होंगे, उससे कम इनॉल कंटेंट होंगे 1,3-डाइकार्बोनाइल कैटेगरी में, और उससे भी कम इनॉल कंटेंट होंगे मोनोकार्बोनाइल कैटेगरी में। देखो 1,3-डाइकार्बोनाइल कैटेगरी में इनॉल कंटेंट मोनोकार्बोनाइल से ज्यादा क्यों? क्योंकि 1,3-डाइकार्बोनाइल कैटेगरी में ये जो सपोर्टिंग फैक्टर है इनॉल के लिए वो यहां पर मिसिंग है। तो बात समझ में आ गई? आसान है, देखो क्वेश्चन करने का तरीका बहुत ही आसान रहेगा। मोनोकार्बोनाइल कैटेगरी में इनॉल कंटेंट कम होंगे, उससे ज्यादा इनॉल कंटेंट होंगे 1,3-डाइकार्बोनाइल कैटेगरी में, और उससे भी ज्यादा इनॉल कंटेंट होंगे नॉन एरोमेटिक टू एरोमेटिक कैटेगरी में। ये बात तो समझ में आ गई। तो ये तो इन 3 कैटेगरीज में परसेंटेज इनॉल कंटेंट का कंपैरिजन होगा। लेकिन अब पॉइंट ये आता है कि अगर हमें 2 कंपाउंड सेम कैटेगरी के दे दिए जाए, लाइक इन दिस कंपैरिजन एसिटो एसिटिक एस्टर एंड एसिटाइल एसीटोन, ये 2 कंपाउंड्स आपके पास ऐसे हैं जिनमें आप कह सकते हैं दोनों की कैटेगरी सेम है। ये भी 1,3-डाइकार्बोनाइल कंपाउंड है, ये भी 1,3-डाइकार्बोनाइल कंपाउंड है। या मान लो 2 कंपाउंड आपको ऐसे दे दिए जाएं जो दोनों ही मोनोकार्बोनाइल कंपाउंड हो। तो क्वेश्चन है हाउ टू कंपेयर इनॉल कंटेंट्स ऑफ 2 कंपाउंड्स ऑफ सेम कैटेगरी। ये तो डिफरेंट कैटेगरी का कंपैरिजन हुआ कि नॉन एरोमेटिक टू एरोमेटिक कैटेगरी का इनॉल कंटेंट सबसे ज्यादा, फिर 1,3-डाइकार्बोनाइल कैटेगरी और सबसे कम मोनोकार्बोनाइल कैटेगरी। बट इफ 2 कंपाउंड्स गिवन if the 2 given compounds belong to same category, like second and third, they belong to same category, it is 1,3-dicarbonyl compound, it is also 1,3-dicarbonyl compound, then the question is how to compare their enol content। तो आसान है, देखो अगर 2 कंपाउंड आपको सेम कैटेगरी के गिवन हो तो उस केस में कंपैरिजन का बेसिस होता है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान देना, उस केस में कंपैरिजन का बेसिस क्या होगा? एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोजन। अगर हमें इन दोनों कंपाउंड्स का परसेंटेज इनॉल कंटेंट कंपैरिजन करना है, बिकॉज दीज 2 कंपाउंड्स बिलोंग टू सेम कैटेगरी, तो कंपैरिजन क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोजन। ये आप फैक्टर कब यूज करेंगे? ये कंपैरिजन का बेसिस आप कब लेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोजन व्हेन 2 कंपाउंड्स बिलोंग टू सेम कैटेगरी। This is for 2 compounds of same category. This is for 2 compounds of same category. अगर आपके पास 2 compounds same category के, like second and third, then their percentage enol contents will be compared on the basis of acidic character of hydrogen। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने अभी भी बात की है कि इस कंपाउंड के हाइड्रोजन का जो एसिडिक कैरेक्टर है वो इस हाइड्रोजन से ज्यादा है। दिस इज मोर एसिडिक। अभी मैंने आपको कंपैरिजन करके बताया कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से, तो फिर तो डेफिनेटली इस कंपाउंड में, क्योंकि इसका हाइड्रोजन इस कंपाउंड के हाइड्रोजन से ज्यादा एसिडिक है, तो फॉर द सेम 2 कैटेगरी, फॉर द 2 कंपाउंड्स ऑफ सेम कैटेगरी, द कंपाउंड हैविंग मोर एसिडिक हाइड्रोजन, द कंपाउंड हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन विद बेटर एसिडिक स्ट्रेंथ will have more enol contents as compared to the other one। क्या बात क्लियर होगी? तो इस केस में अगर बात की जाए तो यहां पर हम कह सकते हैं, देखो थर्ड कंपाउंड में जो परसेंटेज इनॉल होगा वो सेकंड से ज्यादा होगा, क्योंकि ये 2 कंपाउंड सेम कैटेगरी के हैं, और सेम कैटेगरी के कंपाउंड्स में हम कंपैरिजन का बेसिस क्या लेंगे? एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोजन। क्या बात समझ में आ गई? सो दिस इज हाउ वी कैन कंपेयर परसेंटेज इनॉल कंटेंट्स ऑफ गिवन कंपाउंड्स। आया समझ में? इस तरह से हम टॉडोमेरिज्म के सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। मैंने आपसे कहा टॉडोमेरिज्म में 2 क्वेश्चंस जनरली आपसे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाता है विच कंपाउंड कैन शो टॉडोमेरिज्म, और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कंपेयर परसेंटेज इनॉल कंटेंट